नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्टों पे, जहां पर सुनते हैं हम लोग एक से बढ़कर एक रोचक और डरावनी कहानियां। तो जो आज की कहानी है वो है मेरा हमजात। मेरे हमजात का जो पहला पार्ट था वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था, और ये जो वीडियो होगा वो मेरे हमजात का फुल एपिसोड होगा। तो जिन दोस्तों ने मेरे हमजात का पार्ट 1 एपिसोड देख लिया है वो इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके 18 से या 19 मिनट के आसपास से सेकंड पार्ट आपका चालू हो रहा है, वहाँ से आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो दोस्त मेरे नए इस चैनल पे अभी आए हुए हैं, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, वो इस वीडियो को शुरू से सुनेंगे ताकि उन्हें पूरी कहानी का बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अरुण गांव का एक साधारण और शांत स्वभाव का युवक था। पहली बार अपने घर से दूर शहर में नौकरी करने आया था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी माँ ने उसे बड़े जतन से पाला था। उसके पिता एक किसान थे जो गांव की सीमित आय से घर का गुजारा करते थे। अरुण पढ़ाई में हमेशा से होशियार था और उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। शहर पहुंचने के बाद उसने एक छोटे से किराए के घर में रहना शुरू किया। यह घर पुराने ज़माने का बना हुआ था, जिसमें लकड़ी की खिड़कियां और एक छोटा सा आंगन था। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें थीं, लेकिन इस घर का अकेलापन अरुण को कभी कभी परेशान करता था। पहले दिन जब अरुण ऑफिस गया तो उसे महसूस किया कि शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी उसके गांव की शांत जिंदगी से बिल्कुल अलग है। ऑफिस में काम काफ़ी था, लेकिन वह खुश था कि उसे एक अच्छा अवसर मिला है। उसका ऑफिस शाम को ठीक 6 बजे बंद हो जाता था और वह पास की एक बस स्टॉप से बस पकड़कर अपने घर वापस लौट जाता था। शाम का समय होता है जब अरुण ऑफिस से निकलता। सड़क धीरे धीरे खाली होने लगती थी। ऑफिस से बस स्टॉप तक का रास्ता करीब 10 मिनट का था। इस दौरान वह अक्सर शहर की तेज रोशनी और भीड़ भाड़ को देखता। बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद वह एक पुरानी सी बस का इंतजार करता। यह बस शहर के भीतरी इलाकों से होते हुए उसके किराए के घर के पास जाती थी। उस बस में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। लोग ज़्यादातर अपने काम पर से लौट चुके होते थे, इसलिए अरुण को हमेशा अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट मिल जाती थी। खिड़की से बाहर देखते हुए वह अपनी रोज की थकान भूल जाता। शहर के अजनबी माहौल में यह सफ़र उसके लिए एक राहत की तरह था। बस की खिड़की से शहर की चकाचौंध वाली रोशनी और सड़कों पर दौड़ते वाहनों को देखता उसे बहुत अच्छा लगता। कभी कभी वह सोचता कि क्या यह उसकी किस्मत है या फिर उसे अपने गांव लौट जाना चाहिए। शुरुआती दिनों में अरुण खुद को काफ़ी अकेला महसूस करता था। ऑफिस में काम के बाद घर लौटने पर उसे किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता। उसकी माँ रोज रात को उसे फ़ोन करती और पूछती, बेटा खाना खा लिया, सब ठीक है ना। अरुण हमेशा यही कहता, हाँ माँ सब ठीक है, मेरी चिंता आप मत करो। हालांकि सच्चाई यह थी कि उसे अपने घर की याद आती थी। गांव की ताज़ी हवा, दोस्तों के साथ बिताए गए पल और उसकी माँ का प्यार, ये सब उसे बहुत याद आता था। धीरे धीरे अरुण को शहर की आदत होने लगी। ऑफिस में सहकर्मियों से बात करना और बस में सफ़र करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। उसे अब शहर के लोगों और उनके तौर तरीकों की समझ आने लगी थी। बस में सफ़र करते हुए वह अक्सर अकेले खिड़की से बाहर झांकता रहता। हर दिन उसे वही रास्ते, वही इमारतें, वही मोड़ दिखाई देते। यह सफ़र कभी कभी उसे उबाऊ लगता, लेकिन यही सफ़र उसके दिन का एकमात्र शांति का समय था जो उसे बहुत सुकून देता था। एक दिन जब बस से लौट रहा था अरुण, उसे महसूस हुआ कि बस में उसके अलावा
सिर्फ 2-3 लोग ही थे। चारों ओर सन्नाटा था। उस सन्नाटे में बस के पहियों की आवाज़ और खिड़की से बाहर बहती ठंडी हवा का शोर साफ सुनाई दे रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। सड़क की बत्तियां धीमी रोशनी में जल रही थीं। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई देख रहा हो। अरुण ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन बस में सब कुछ सामान्य था। वह इसे अपनी थकान का नतीजा समझकर अनदेखा कर जाता है। हालांकि उस दिन के बाद से उसे हर शाम अजीब सा महसूस होने लगा। बस में सफ़र करते समय उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके आस पास मौजूद है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन हर बार बस की खाली सीटें ही नजर आती। अरुण ने सोचा, शायद यह मेरा वहम होगा। शहर में नया हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। लेकिन वह बात महसूस कर रहा था कि वह बहुत ही भयानक कुछ अजीब सा था। इधर अरुण की जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। हर शाम ऑफिस खत्म होने के बाद बस स्टॉप पर इंतजार करना और फिर उस पुरानी बस से घर लौटकर अपनी दिनचर्या पूरी करना। लेकिन उस दिन शाम कुछ अलग ही होती है। बस के दरवाजे पर चढ़ते ही अरुण ने देखा कि पीछे की सीट पर एक लड़का पहले से ही बैठा हुआ है। वह लगभग अरुण की ही हम उम्र का लग रहा था, लेकिन उसके हाव भाव और पहनावे से अजीब सा रहस्य छिपा हुआ लग रहा था। वह साधारण कपड़ों में था, सफ़ेद शर्ट और काली पतलून, लेकिन उसके बाल बेतरतीब थे और उसकी आंखें बेहद गहरी और स्थिर थी, मानो किसी को ध्यान से परख रही हो। अरुण ने सोचा, इससे पहले तो कभी मैंने उसे नहीं देखा, शायद यह नया यात्री होगा। अरुण अपनी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की से बाहर झांकते हुए अरुण शहर की रोशनी और हलचल में खोया हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ नए हो, सही कहा ना? अरुण ने चौंक कर पीछे देखा। वही लड़का उसे देख रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। अरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं कुछ महीने पहले ही यहाँ आया हूँ। वह लड़का भी अब मुस्कुराते हुए बोला, मैं विनय हूँ, इस बस में रोज सफ़र करता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? अरुण ने उसे अपना पता बताया और पूछा, तुम क्या करते हो? विनय ने हल्की हंसी के साथ कहा, कुछ खास नहीं, मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ। बस यूं समझो, मुझे सफ़र करना बहुत पसंद है। विनय की बातें साधारण थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अरुण को असहज कर रहा था। फिर भी अरुण ने यह सोचकर बात जारी रखी कि शायद यह उसकी गलत फहमी हो सकती है। अगले कुछ दिनों में विनय और अरुण रोज एक दूसरे से बातें करने लगे। विनय हमेशा बस के पीछे बैठता और जैसे ही अरुण चढ़ता वह उसे इशारे से बुला लेता। दोनों साथ बैठते और बातें करते। विनय के सवाल हमेशा अरुण की जिंदगी और उसके अनुभवों से जुड़े होते। जैसे, तुम्हारे गांव में कैसा माहौल है अरुण? तुम वहां अकेले रहते हो? डर नहीं लगता? अरुण ने विनय को अपने गांव की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह अपने माता पिता से दूर पहली बार इस बड़े शहर में आया। विनय हर बात को ध्यान से सुनता और मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे अरुण को लगने लगा कि विनय उसका अच्छा दोस्त बन गया है। शहर में किसी से बात करने और अपनी परेशानियां साझा करने का एहसास उसे हल्का करता था। हालांकि विनय के बारे में कुछ बातें अजीब थी। वह कभी कभी अपने काम या घर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। जब भी अरुण पूछता, वह हंसकर कहता, बस मैं यहाँ ही का हूँ, इस शहर के हर कोने को जानता हूँ। एक दिन अरुण ने मजाक में कहा, तुम्हें इस शहर का नक्शा बना देना चाहिए।
तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम हर गली हर मोड़ के बारे में जानते हो। विनय ने यह सुनते ही हल्की हंसी में जवाब दिया, हाँ हाँ, ऐसा तुम समझ लो। मैं यहाँ का हर कोना चप्पा जानता हूँ दोस्त। उसकी यह बात अरुण को अजीब लगी, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर टाल दिया। एक शाम बस में सफर करते हुए अरुण को लगा कि विनय की मौजूदगी उसे सुरक्षित महसूस कराती है। हालांकि खुद नहीं समझ पा रहा था वह कि यह एहसास ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी विनय उसके पास बैठता, अरुण को लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे किसी खतरे से बचा रही है। लेकिन यह सुरक्षा का एहसास हमेशा अस्थायी नहीं रहता। कभी कभी विनय की आंखों में ऐसा कुछ दिखता जो अरुण को बहुत ही असहज महसूस करा देता। विनय की मुस्कान गहरी और उसकी आंखें तीव्र हो जाती, जैसे वह अरुण के मन के अंदर तक देख सकता हो। एक दिन सफर के दौरान विनय ने अचानक गंभीर होकर कहा, अरुण, इस शहर में हर किसी पर भरोसा मत करना। यह जगह जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है। अरुण ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हुआ है? विनय ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता है। तुम अपना ख्याल रखना। अरुण को विनय की बातों में गहराई महसूस हुई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि विनय ऐसा क्यों कह रहा है। अब विनय हर दिन बस में आता और अरुण से बातें करता, लेकिन अरुण ने गौर किया कि विनय कभी बस से उतरता नहीं था। जब बस आखिरी स्टॉप पर पहुंचती, विनय वहीं अपनी सीट पर बैठा रहता। अरुण ने कई बार उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ उतरते हो? विनय हर बार हंसकर कहता, मैं वहीं उतरता हूँ जहाँ मुझे उतरना चाहिए। तुम इसकी चिंता मत करो। विनय की यह बात अरुण को और भी उलझन में डाल देती थी। फिर भी अरुण ने विनय को अपना दोस्त मान लिया। शहर की भीड़भाड़ और अकेलेपन के बीच विनय का साथ उसे राहत देता था। अरुण को यह एहसास नहीं था कि विनय की मौजूदगी उसके जीवन में एक बड़ा रहस्य लेकर आने वाली थी। विनय का आना सिर्फ एक दोस्ती नहीं था, यह एक संकेत था, एक चेतावनी और एक रहस्यमय सफर की शुरुआत। अब इधर अरुण और विनय की दोस्ती गहरी होती जा रही थी। हर शाम दोनों बस में मिलते, बातें करते और ऐसा लगता जैसे दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हों। विनय के अजीब स्वभाव और उसकी बातों में छुपे रहस्य के बावजूद अरुण को उसकी संगति में सुकून मिलता था। लेकिन एक शाम जब अरुण ऑफिस से निकलकर बस में चढ़ा तो उसे लगा जैसे उस दिन कुछ अलग होने वाला हो। बस के माहौल में एक अनजाना सा तनाव था। यह चीज को नजरअंदाज करते हुए अरुण अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बस कुछ ही देर और चली थी, तभी बस एक बार फिर रुक जाती है। बस का दरवाजा खुला और एक नई सवारी अंदर आई। वह एक लड़की थी जिसकी उपस्थिति ने जैसे बस के माहौल को ही बदल दिया। वह लंबी, पतली और बेहद आकर्षक थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसका चेहरा एक अजीब रहस्य को छिपाए हुए लग रहा था। लड़की ने इधर उधर देखा और फिर सीधे अरुण की ओर बढ़ी। वह अरुण के पास पहुंचकर उसने धीरे स्वर में पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरुण थोड़ा सा चौंका, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं। लड़की ने उसके पास बैठते हुए कहा, मैं नैना हूँ, आज पहली बार इस रूट पर सफ़र कर रही हूँ। अरुण ने अपना परिचय दिया और पूछा, तो तुम कहाँ जा रही हो? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहाँ यह बस मुझे ले जाएगी। मुझे सफ़र करना पसंद है। नैना की आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था। अरुण को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बातों पर ध्यान दे रहा है या उसकी गहरी आंखों में खो गया है।
कुछ देर बाद नैना ने अरुण से पूछा, तो तुम इस शहर में नए हो? अरुण ने जवाब दिया, हाँ, कुछ महीने पहले आया हूँ नौकरी के सिलसिले में। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं होती है। अरुण को लगा कि नैना की बातें साधारण थी, लेकिन उसमें एक गहरा मतलब छुपा हुआ था। वहीं पीछे की सीट पर बैठा विनय इस नई सवारी को बहुत गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी और चिंता का मिश्रण था। आमतौर पर वह अरुण के साथ बैठता और बातें करता था, लेकिन उस दिन उसने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। जब अरुण ने पीछे मुड़कर विनय को इशारा से बुलाने की कोशिश की, तो विनय ने सिर हिला दिया और वहीं बैठा रहा। वह अरुण को अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब से नैना बस में बैठी थी, अरुण को लग रहा था बस के माहौल में कुछ बदलाव आ गया है। बाहर की सड़कें पहले जैसी नहीं लग रही थी। खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि रोशनी कुछ धुंधली और ठंडी लग रही थी। नैना ने अचानक पूछा, तुम्हें डर लगता है? अरुण ने हैरानी से उसकी ओर देखा। डर? नहीं, क्यों? ऐसा क्यों पूछ रही हो? नैना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बस यूं ही। कभी कभी डर हमारे आसपास होता है और हमें पता ही नहीं चलता है। उसकी बातों ने अरुण को असहज कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मजाक कर या किसी गहरे सच की ओर इशारा कर रही है। अगले दिन सुबह जब अरुण बस पे चढ़ा, तो उसने देखा कि विनय का चेहरा गंभीर था और उसने अरुण से बिना किसी भूमिका के कहा, तुझे उस लड़की से दूर रहना चाहिए। अरुण ने हैरानी से पूछा, कौन लड़की? नैना? हाँ, अरुण ने ऐसा कहा। फिर विनय ने कहा, मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन उसके आसपास कुछ ठीक नहीं है। तुमने महसूस किया होगा, उसके आते ही सब कुछ बदल गया है। बस का माहौल, तुम्हारा मन और सब कुछ। अरुण ने विनय की बातों को हंसी में टाल दिया। तुम ज्यादा सोच रहे हो, वह सिर्फ एक साधारण लड़की है। विनय ने गहरी सांसें लेते हुए कहा, अरुण, इस शहर में सब कुछ साधारण नहीं होता। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। इधर नैना अब हर शाम बस में चढ़ने लगी। उसकी उपस्थिति ने अरुण को उसके प्रति आकर्षित कर दिया था, लेकिन उसके साथ समय बिताने के बाद अरुण को महसूस होने लगा था कि नैना के व्यवहार में कुछ अजीब है। वह बातें करते करते अचानक चुप हो जाती और खिड़की के बाहर देखती रहती। कभी कभी वह ऐसी बातें करती जो अरुण की समझ से परे थी। नैना ने एक दिन कहा, तुम्हें पता है, यह दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं। अरुण ने पूछा, क्या मतलब है इसका? फिर नैना ने जवाब दिया, मतलब कुछ चीजें इंसान की समझ से बाहर होती हैं। कभी कभी जो हमारे आसपास होता है वह असल में वैसा नहीं होता है जैसा लगता है। अरुण को उसकी बातें सुनकर हल्का सा डर लगने लगा। उसने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन नैना की आंखों में वह गहराई बरकरार रही। एक रात जब अपने आखिरी स्टॉप की ओर बढ़ रही थी, अरुण और नैना ने अकेले उसमें थे। विनय उस दिन बस में नहीं आया था। नैना ने अचानक अरुण की ओर झुकते हुए कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अरुण चौंक गया और बोला, क्या मतलब है इसका? नैना की आंखें बदल गईं। उसमें एक अजीब सी चमक थी। उसकी आवाज़ गहरी और डरावनी हो गई और उसने कहा, तुम मेरे हो चुके हो अरुण। यह बस, यह शहर, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता मुझसे।
अरुण का दिल तेजी तेजी से इस बात को सुन के धड़कने लगता है। उसने घबराकर खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर एकदम घना अंधेरा था। बस का ड्राइवर भी अब वहाँ पे नहीं दिख रहा था। बस अपने आप ही चले जा रही थी। अचानक विनय बस के पिछले हिस्से में प्रकट हुआ। उसका चेहरा कठोर था और आंखों में अजीब सी चमक और गुस्सा भरा हुआ था। उसने कड़क आवाज में कहा, नैना, तुम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह सुनते ही नैना ने गुस्से से उसकी ओर देखा और बोला, तुझे क्या लगता है तू इसे बचा पाएगा? अरुण ने देखा कि विनय और नैना के बीच एक अजीब सा टकराव हो रहा था। दोनों के बीच का यह टकराव सामान्य नहीं था। बस का माहौल और भी डरावना हो गया था। बस में उस रात का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अरुण डर और उलझन में फंसा हुआ था। एक तरफ विनय, जिसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी लग रहा था, और दूसरी तरफ नैना, जिसकी आंखें किसी भूखी शिकारी की तरह चमक रही थी। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ फंस गया है। नैना की बातों से उसका मन घबरा रहा था और विनय की मौजूदगी में उसे कुछ अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ साफ दिख रहा था। दोनों साधारण इंसान तो नहीं ही लग रहे थे। तभी नैना ने गहरी हंसी के साथ विनय की ओर देखा। उसकी आवाज अब पहले जैसी मीठी नहीं थी, वह गहरी और डरावनी हो चुकी थी। और उसने कहा, विनय, तुम इसे बचा नहीं सकते। यह अब मेरा है। इसकी आत्मा मेरी है और हमेशा के लिए मेरी ही रहेगी। अरुण हक्का बक्का रह गया यह सुनकर, और उसने कहा, आत्मा, यह सब क्या हो रहा है? नैना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरुण, तुमने कभी सोचा है कि मैं इस बस में हर दिन तुम्हारे पास ही क्यों बैठती हूँ? यह सब इस इत्तेफाक नहीं था। मैं तुम्हें तब से देख रही हूँ जब तुम इस शहर में आए हो। तुम्हारी आत्मा में एक खास ऊर्जा है जो मुझे चाहिए। यह सुनते ही अरुण को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, तो तुम कौन हो? कौन मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? नैना ने उसकी आंखों में झांका। उसकी आंखों में एक भयानक सी चमक थी और उसने एक भयानक आवाज में फिर से कहा, मैं वह हूं जिसे तुम इंसान नहीं कह सकते। मैं एक शिकारी हूं और मेरा शिकार अब तुम हो। इधर अरुण नैना की बातों से उबर ही नहीं पाया था कि विनय ने कदम आगे बढ़ाया और बोला उसने, नैना, तुमने इसे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसकी बात सुनकर नैना हंसी। तुम मुझे रोक नहीं सकते विनय। तुम बस एक हमजाद हो। तुम्हारा काम इसे चेतावनी देना था, लेकिन तुमने इसे दोस्ती समझ लिया। यह अब तुम्हारे पास नहीं रह सकता। अब यह मेरा शिकार है। यह सुनते ही अरुण चौंक कर विनय की ओर देखा और एक रहस्यमयी आवाज में कहता है, हमजाद, इसका क्या मतलब है विनय? विनय ने अरुण की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता थी और उसने बोला, अरुण, मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। हर इंसान के अंदर एक दूसरी परछाई होती है जो उसे सही और गलत का एहसास दिलाती है। मैं तुम्हारे जीवन का वह हिस्सा हूँ जो हमेशा तुम्हें खतरों से बचाने की कोशिश करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते थे। इस बस में हमारी मुलाकात इत्तेफाक नहीं थी। यह सब तुम्हें बचाने के लिए था। अरुण को यह सब समझ नहीं आ रहा था कि वह किस स्थिति में फंस चुका है। नैना ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, यह सब बेकार है विनय। इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इसकी आत्मा मेरी ही होकर रहेगी। यह कहते ही नैना ने अपने हाथों को हवा में उठाया।
अचानक बस के चारों ओर की रोशनी बुझ गई। बस के अंदर का माहौल गहरा और अंधेरा हो चुका था। अरुण को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें रुक रही हो। उसे अपने अंदर एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रहा है। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं। और विनय ने चिल्लाते हुए नैना की ओर छलांग लगा दी। तभी विनय और नैना के बीच अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। यह किसी सामान्य लड़ाई की तरह नहीं था। दोनों के शरीर से अजीब तरह की रोशनी निकल रही थी। विनय के शरीर से साफ सफेद चमक निकल रही थी, तो वहीं नैना के शरीर से काले धुएं जैसी रोशनी निकल रही थी। वहीं दूसरी ओर अरुण को महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत खत्म हो रही है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। तभी अरुण के कानों में विनय की आवाज गूंजी, अरुण हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारी आत्मा है, इसे सिर्फ तुम बचा सकते हो। अरुण ने अपनी सारी ताकत जुटाई और चिल्लाया, नैना मैं तुझे मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। यह सुनते ही नैना ठिठक पड़ी। वह अरुण की आंखों में कुछ देर देख ही रही थी, एक ऐसी ताकत जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। उसने अरुण को चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते हो। और ऐसा कहकर वह अरुण की ओर बढ़ने लगी। उसी समय विनय ने अरुण के सामने आकर अपना हाथ उठाया और बोला, अब बस, तुमने बहुत कोशिश कर ली नैना, लेकिन यह तुम्हारा शिकार नहीं बन सकता। अब यह मेरा दोस्त है। और कुछ ही देर में विनय के हाथ से तेज सफेद रोशनी निकली, जिससे नैना को पीछे ढकेल दिया। वह चीखते हुए पीछे हट गई और बोली, तुम इसे बचा कर नहीं रख सकते विनय, मैं लौट कर आऊंगी। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नैना ने गुस्से में चीखते हुए बस से छलांग लगाई और हवा में ही गायब हो गई। नैना के जाते ही बस में अब सब कुछ सामान्य हो गया। रोशनी वापस आ गई और अरुण ने महसूस किया कि उसकी ताकत लौट रही है। विनय ने उसकी ओर देखा और पूछा, अरुण क्या तुम ठीक हो? अरुण ने थकी हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन यह सब क्या था? नैना कौन थी और तुम कौन हो? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, नैना एक दुष्ट आत्मा थी। उसका मकसद तुम्हारी आत्मा को कैद करना था। वह तुम्हारी ऊर्जा से ताकतवर बनना चाहती थी। और मैं तुम्हारा हमजाद हूँ। मेरा काम तुम्हें ऐसे खतरों से बचाना है। अरुण ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। तो क्या अब वह सब कुछ खत्म हो गया है? विनय ने गंभीरता से कहा, नहीं, यह सिर्फ एक शुरुआत है। नैना जैसी शक्तियाँ कभी हार नहीं मानती। तुम्हें अब हमेशा सतर्क रहना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। उस रात के बाद अरुण की जिंदगी बदल गई। उसे अब समझ आ गया था कि यह दुनिया सिर्फ वही नहीं है जो वह देखता है। इसमें और भी गहराई और रहस्य छुपे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर विनय ने अपना काम पूरा किया और धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन अरुण को पता था कि उसका हमजाद हमेशा उसकी रक्षा के लिए मौजूद होगा। अब नैना के गायब होने के बाद अरुण की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। ऑफिस, बस और रोजमर्रा की जिंदगी फिर से वही पुरानी लगने लगी। लेकिन अरुण का मन शांत नहीं था। नैना के साथ जो हुआ उसने उसकी सोच ही बदल दी। उसे हर चीज में एक अनजाना सा डर और बेचैनी महसूस होने लगी। विनय अब उसके साथ बस में दिखाई नहीं देता था। अरुण ने यह मान लिया था कि विनय ने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन उसके मन में सवालों की पूरी किताब खुल चुकी थी कि नैना कौन थी, वह क्यों उसकी आत्मा चाहती थी, और वह क्या ये सब वाकई में ख़त्म हो चुका है। एक रात
अरुण अपने कमरे में लेटा हुआ था। खिड़की से आती ठंड हवा और बाहर से सुनाई देती हल्की बारिश की आवाज़ माहौल को सुकून भरा बना रही थी। लेकिन अरुण की आंखों में नींद नहीं थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, यह सब मेरा भ्रम है। उसने खुद को और समझाया और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे की खिड़की के कांच पर किसी के नाखूनों की खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी। अरुण ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता है। अगली सुबह अरुण बस में चढ़ा। यह वही रोड था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। बस खाली थी, ड्राइवर तक गायब था। अरुण ने इधर उधर देखा, लेकिन बस में कोई नहीं था। तभी पीछे की सीट से एक आवाज़ आई और वह कह रही थी, तुम सोच रहे होंगे कि यह सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तो बस यह एक शुरुआत है। अरुण का दिल धड़कने लगा। यह सुनकर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसने जो देखा उसकी से आंखों में रूह का जम चुकी थी। उसने देखा कि वहां नैना खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी और लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही शिकारी जैसी मुस्कान थी और उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम सोचते हो विनय तुम्हें बचा लेगा? वाह, यह सब नहीं बचा सकता तुमको। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आने वाला यहाँ। यह सुनते ही अरुण ने अपने आप को खुद को संभाला। वह जानता था कि उसे अब अकेले ही इस स्थिति का सामना करना था। उसने मन ही मन कहा, विनय, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा कहते ही तभी उसने अपने कंधे पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस किया। वह पीछे मुड़ा और वहां विनय खड़ा था। मैं यही हूँ अरुण, मैंने कहा था मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरुण ने राहत की सांस ली। विनय, वह वापस आ गई है। नैना, उसने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है। विनय ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, मुझे पता था कि ऐसा होगा। नैना सिर्फ एक साधारण दुष्ट आत्मा नहीं है, वह एक पुरानी शक्ति है जिसे किसी ने जागृत कर दिया है और वह तुम्हारी आत्मा को अब बहुत ज़्यादा चाहती है। विनय ने अरुण को बताया कि नैना एक चुड़ैल थी जो सैकड़ों साल पहले मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सका। वह कमज़ोर आत्मा और खास ऊर्जा वाले इंसानों को निशाना बनाकर अपनी ताकत बढ़ाती थी। और उसने साथ ही यह भी बताया कि अरुण, तुम्हारी आत्मा में एक खास ऊर्जा है। यह सिर्फ उसे ताकतवर नहीं बनाएगी, बल्कि उसे इस दुनिया में अस्थायी रूप से वापस ले आएगी। यही है उसका असली मकसद। यह सुनते ही अरुण ने डरते हुए कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? विनय ने कहा, हमें नैना को हमेशा के लिए खत्म करना होगा और इसका तरीका आसान नहीं है। विनय और अरुण ने मिलकर नैना का पीछा करने का फैसला किया। विनय ने अरुण को एक पुराने मंदिर का पता बताया जो अब खंडहर बन चुका था। यह वही जगह है जहां नैना पहली बार मारी गई थी। अगर हमें उसे खत्म करना है तो हमें वहीं जाना होगा। रात का समय था। दोनों उस मंदिर के खंडहर में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की हवा के साथ वहां एक अजीब सी दुर्गंध फैली रही थी। विनय ने कहा, यह जगह मुझे पसंद नहीं आ रही है। अरुण ने ऐसा कहा, यह डरने के लिए कोई बात नहीं है। नैना नहीं चाहती कि हम अंदर जाएं। लेकिन विनय ने अरुण को समझाया, हमें अंदर जाना ही होगा। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि हवा और ठंडी हो गई है।
मंदिर की दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचे बनाई हो। अचानक एक जोर की हंसी गूंजी और उस हंसी ने कहा, तुम यहाँ तक आ गए, लेकिन आगे नहीं जा पाओगे। नैना अचानक उनके सामने प्रकट हुई। उसका शरीर अब पूरी तरह काले धुएं से घिरा हुआ था। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। तुम दोनों मुझे रोकने आए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर सकते हो? विनय ने अरुण की ओर देखा और बोला, तैयार हो जाओ अरुण, यह सब आसान नहीं होगा। विनय और नैना के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। विनय ने अपने हमजाद की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नैना पर हमला किया, लेकिन नैना की ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा थी। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी विनय ने चिल्लाकर कहा, अरुण, वह तुम्हारी आत्मा चाहती है। अगर तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सको तो तुम उसे हरा सकते हो। अरुण ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और नैना की ओर बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की छुपी हुई ताकत को महसूस करने की कोशिश की। और अरुण ने एक बार तेजी से बोला, नैना, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। तुम मेरी आत्मा को छू भी नहीं सकती हो। अरुण के शब्दों के साथ उसके शरीर से एक चमकदार रोशनी निकली, जिसने नैना को पीछे ढकेल दिया। नैना चीखते हुए कहा, यह खत्म नहीं होगा, मैं दोबारा लौट कर आऊंगी। लेकिन अरुण की आत्मा की रोशनी ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसकी चीखों के साथ वह धुएं बादल में बदलकर गायब हो गई। मंदिर का माहौल पहले से अब सामान्य हो गया। विनय ने अरुण की ओर देखा और मुस्कुराया, तुमने खुद को बचा लिया। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारी ही रहेगी दोस्त। अरुण को अब पता था कि वह सिर्फ एक आम इंसान नहीं है। उसकी आत्मा में कुछ खास था, जिसने उसे उस लड़ाई में जीत दिलाई। विनय ने कहा, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। दुनिया में ऐसी और भी ताकतें हैं, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। उस रात के बाद अरुण की जिंदगी फिर से बदल गई। अब वह न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी रक्षा करने में सक्षम हो चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी थी अरुण की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इस छोटे से चैनल को अपना सपोर्ट दीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिलहाल मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कहानी पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।